नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी ने 3 घंटे तक की पूछगछ। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने तहकीकाती एजेंसी के सामने पेशी से कबल कांग्रेस के मुजाहरे पर की सख्त नुक्ताचीनी। कहा, क्या छुपाना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी ने ईडी के सामने पेशी के दौरान कांग्रेस के मुजाहरे पर उसे जमकर बनाया निशाना। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि जो जेल से बेल पर हैं उन्होंने किया है दिल्ली के घेराव का ऐलान। पार्टी तर्जुमान समित पात्रा ने कहा, कांग्रेस जो कर रही है वो है जश्न बदउनवानी। दिल्ली के वजीर सेहत सतिंदर जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झटका। राउज एवेन्यू अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा अदालती हिरासत में। सतिंदर जैन के पुलिस रिमांड का आज था आखिरी दिन। राउज एवेन्यू अदालत सतिंदर जैन की जमानत की दरखास्त पर कल करेगा समाअत। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वक्त भगवान बुद्ध के 4 आसार लेकर पहुंचा मंगोलिया। ओलन बटूर की एक खानकाह में भगवान बुद्ध के आसार रखे जाएंगे 11 दिनों तक। मीडिया ऑनलाइन सट्टेबाजी को फरोग देने से करे गुरेज। वजारत इत्तलात और नशरियात ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, सट्टेबाजी से सारिफीन को अहम माली, समाजी और इक़्तिसादी खतरात हैं लाहक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आज हो रहा है इख्तिताम पजीर। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इख्तितामी तकरीब में होंगे शामिल। मेडल टैली में पहली पोजीशन के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा में सख्त मुकाबला। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पूछगछ शुरू कर दी है। 3 सीनियर अफसरान की टीम उनसे पूछगछ कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर के बाहर इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। कांग्रेस कारकुनों को सिक्योरिटी के पेश नज़र 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने को कहा है। पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ ही पेश होना था, लेकिन कोरोना का हवाला देकर कांग्रेस ने एजेंसी से आगे का वक्त मांग लिया था। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से कबल मानसिंह रोड पर कांग्रेस के हामियों को एहतजाज करते देखा गया। एहतजाज के दौरान कुछ हामियों को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस पार्टी के हामी मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं, ताहम पुलिस ने दिल्ली में मुजाहिरे की इजाज़त नहीं दी। नेशनल हेराल्ड मामले में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात का सामना करती रही है। आज वो तहकीकाती एजेंसियों से खौफजदा है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आप क्या छुपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है और लगता है कि दाल में कुछ काला है, वरना सारी दाल ही काली है। कांग्रेस लीडर करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी।
जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी काली है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर पार्टी के जरिए एहतजाज की बीजेपी ने मजम्मत की है। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस आज बदउनवानी की हिमायत में सामने आई है, जो जेल से बेल पर हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि आई दिल्ली को घेरो एक तहकीकाती एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस की हुकूमत वाले वज़रा को बुलाया गया। एजेंसी पर इस किस्म के दबाव को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की हिमायत में खड़े लीडरों से कहा कि वो राहुल गांधी से पूछें कि कोलकाता में डूटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से उनका क्या ताल्लुक है। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान सम्बित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आज जो कुछ कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, करप्शन का जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी मॉड्यूल को बदउनवानी के पैठ से लॉन्च करने की कोशिश की है। देखिए, आज तक कभी भी हमने ये नहीं सुना था, ये नहीं जाना था कि झूठ के ऊपर भी और भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने दुनिया को दिखाया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा, ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी। आज जो भी कार्यवाही हो रही है, ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार पीर को आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर सतिंदर जैन को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। अदालत 14 जून को जैन की जमानत की दरखास्त पर समाअत करेगी। आज समाअत के दौरान जैन की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। ईडी ने कहा कि उसे जमानत की अर्जी पर समाअत के लिए वक्त दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। ईडी ने कहा कि वो 14 जून को अपना जवाब दाखिल करेगी। जैन के वकील एन हरिहरी ने सेहत की वजूहात की बिना पर जमानत की अर्जी पर जल्द समाअत की दरखास्त की। ईडी ने जैन की हिरासत खत्म होने के आखिरी दिन अदालत में पेश किया। इससे पहले 31 मई को अदालत ने जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जैन की पेशी के दौरान ईडी की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि नकद रकम दिल्ली में दी गई थी। ये नकदी कोलकाता में हवाले के जरिए एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंची। ये एंट्री ऑपरेटर्स हिस्सा खरीद कर कंपनियों में सरमायाकारी करते थे। ये जाली कंपनियां थीं। इन जाली कंपनियों में सरमायाकारी करके काला धन सफ़ेद किया जा रहा था। पैसे से ज़मीन खरीदी गई। प्रयास नामी NGO के ज़रिए ज़रूरी ज़मीन खरीदी गई। आज ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने इल्ज़ाम लगाया कि सतिंदर जैन को ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन वो जानबूझकर डॉक्टरों की तजवीज़ करदा दवाएं नहीं ले रहे हैं। वो खराबी सेहत का हवाला देते हुए ज़मानत हासिल करना चाहते हैं।
इत्तलात और नशरियात की वजारत ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की तशहीर से बाज रहें। हुकूमत का कहना है कि ये गाइडलाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जो सारिफीन को पैसे कमाने के लिए भी उकसाते हैं। उनमें से कुछ गेम सट्टेबाजी से भी मुताल्लिक़ हैं। बहुत से लोग इन ऑनलाइन गेम्स की लालच का शिकार हो जाते हैं। वजारत की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में गैर कानूनी सट्टेबाजी और जुआ सारिफीन, ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए अहम माली और समाजी और इक़्तिसादी ख़तरात का बाइस हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि इश्तिहारात में मुआशी ख़तरात के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दी जाती। ये इश्तिहारात केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकादमी में 28वें मुश्तरका शहरी तरबियती प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में शहरी और फौजी हुकूमती ढांचे को बेहतर बनाने के सफ़र में मुश्तरका प्रोग्राम यकीनी तौर पर अपना अहम रोल निभा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम को मैं खास मानता हूं। हमारे देश ने अपने सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस आर्किटेक्चर के रिफॉर्म की जो यात्रा शुरू की है, उसमें इस तरह के ज्वाइंट प्रोग्राम्स निश्चित ही अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और यह प्रोग्राम भी नेशनल सिक्योरिटी के डोमेन में जरूरी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की समझ विकसित करने में सिविल सर्वेंट्स और आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स के लिए निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मंगोलिया और भारत के दरमियान रूहानी सकाफती ताल्लुकात में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ है। दरहकीकत आज मरकजी वजीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारत से 25 अरकान का एक खुसूसी वफ्द मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर पहुंचा। ये वफ्द अपने साथ भगवान बुद्ध की 4 बाक़ियात लेकर पहुंचा। ये मुक़द्दस बाक़ियात लेकर इंडियन एयरफोर्स का खुसूसी कार्गो तैयारा सी ग्लोब मास्टर मंगोलिया की सरजमीन पर उतरा। खैर मकदम के लिए मंगोलिया के सबसे बड़े बौद्ध मठ गंदन तकजीलंग के मठ के सरबरा, मजहबी रहनुमा और मंगोलियन बुद्धिस्ट सेंटर के सरबरा खम्बा नोमून खान, मंगोलिया की वज़ीर सकाफ़त, भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप ग्रुप की सदर और मंगोलियाई सदर के मुशीर के साथ मंगोलिया में भारत के सफ़ीर MP सिंह मौजूद रहे। मुक़द्दस बाक़ियात को रवायती तकरीब के साथ तैयारी से मंगोलिया की सरजमीन पर लाया गया, जिन्हें बाद में एक खुसूसी गाड़ी के ज़रिए मंगोलिया के सबसे बड़े बौद्ध मठ गंदन तिगचिलिंग तक बहिफाजत लाया गया। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने अपने मंगोलिया दौरे के दौरान आलमी अमन में भारत के रोल के मौजू पर बात करते हुए कहा कि भारत हमेशा दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाता रहा है। हम अपने मंगोलिया दौरे पर भी अमन का पैगाम लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज भारत दुनिया में फैली बदअमनी के दौरान अमन का पैगाम पहुँचा रहा है। भारत हमेशा शांति का संदेश फैलाता है विश्व भर में। जैसे कि हम यहाँ विशेष प्रतिमंडल दल यहाँ पहुँचे हैं मंगोलिया में बुद्ध का संदेश लेकर के, वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो भी वो कूटनीति करते हैं वो शांति के रास्ते पर, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर और विश्व को कैसे शांति के पथ पर चलना चाहिए इसी सोच के साथ करते हैं। तो आज देश जितना भी देश आप देख रहे हैं, कहीं कुछ चुनौतियां हैं, कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रहे हैं, ऐसे समय में भारत का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में कार्बी आंगलांग खुद मुख्तार कौंसिल की तमाम 26 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने कौंसिल में अपना इक़्तिदार बरकरार रखा है। उसने 2017 के साबिक़ा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की थी। कार्बी आंगलांग खुद मुख्तार कौंसिल के इंतखाबात के लिए बुध को वोट डाले गए थे। 26 सीटों के लिए 154 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 77.96% वोट डाले गए थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दीगर पार्टियों में 9 तश्कीलशुदा ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस
ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमेटी और आम आदमी पार्टी शामिल थीं। कार्बी आंगलांग खुद मुख्तार कौंसिल आसाम की एक खुद मुख्तार ज़िला कौंसिल है जो आइन के 6 शेड्यूल के तहत तश्कील दी गई है। कौंसिल का इंतज़ामी दायरा इख्तियार 2 अजला कार्बी आंगलांग और मगरबी कार्बी आंगलांग पर मुश्तमिल है। कौंसिल का सदर दफ्तर कार्बी आंगलांग ज़िले के देफ्यू में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कार्बी आंगलांग में बीजेपी की तारीखी जीत पर बीजेपी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, कार्बी आंगलांग में तारीखी नताइज, मैं बीजेपी पर लोगों के मुसलसल एतमाद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम आसाम की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी कारकुनों की कोशिशें शानदार रही हैं, वो तारीफ के मुस्तहिक हैं। मरकजी वजीर अमित शाह ने कार्बी आंगलांग में बीजेपी की तारीखी जीत पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, कार्बी के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी पर मुकम्मल एतमाद है। तारीखी कार्बी आंगलांग मुआहदे से लोगों को उनका हक दिलाने तक पीएम मोदी ने इलाके की तरक्की के लिए बेमिसाल कोशिशें की हैं। KAAC इंतखाबात में बीजेपी का क्लीन स्वीप इस बात का सबूत है। इस शानदार जीत पर मैं JP नड्डा, वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, भावेश कलिता, आसाम बीजेपी के कारकुनों और आसाम में अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं कार्बी के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी इलाके की अमन व तरक्की के लिए हमेशा पुरअज़्म रहेगी। कर्नाटक कानून साज कौंसिल के 2 साला इंतखाबात के लिए 4 नशस्तों पर आज वोटिंग जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शुमाल मगरबी और जनूबी ग्रेजुएट हलकों और शुमाल मगरबी और मगरबी शिक्षक हलकों में होगी। रियासत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने चारों हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि जनता दल एस ने शुमाल मगरबी ग्रेजुएट इलाके को छोड़कर 3 दीगर हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस इलेक्शन में 49 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,84,922 वोटर ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। वोटों की गिनती बुध को होगी। भारत आलमी तिजारती तंजीम के फोरम पर हर भारतीय शहरी और हाशिए पर पड़े लोगों की मजबूत आवाज़ बनकर उभरा है। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी मसाइल के हल के लिए आगे बढ़कर इक़दामात कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आज पूरे WTO में भारत की जो बुलंद आवाज देखने को मिलती है, जिस प्रकार से आज पूरा विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्व शक्ति के रूप में भारत उभरा है और भारत का बहुत अहम योगदान रहता है जब विश्व में कोई चुनौती के ऊपर चर्चा होती है, कोई समाधान निकालने की कोशिश होती है। हमने क्लाइमेट चेंज में, एनवायरनमेंट में, जलवायु परिवर्तन में यही देखा, पेरिस में, इसी प्रकार से हाल में ग्लासगो में COP26 में भारत की भूमिका बहुत अग्रसर रही। ऐसे ही मुझे लगता है कि WTO में भी गरीब देश, कम विकसित देश और विकासशील देशों की भारत आवाज बन के उनके संरक्षण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और भारत के हर नागरिक के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी जोर तोड़ से यहाँ पे काम कर रहा है। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के दरमियान 2019 के मुआहदे के मामले पर NCLAT की जानिब से अमेज़न को झटका लगा है। NCLAT ने CCI के इस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अमेज़न को इस मुआहदे से रोक दिया गया था। NCLAT ने अमेज़न पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करने के हुक्म को भी बरकरार रखा और कंपनी को जुर्माने की अदायगी के लिए 45 दिन का वक्त दिया। NCLAT ने वाज़ेह किया कि CCI ने अमेज़न को पूरे मुआहदे में खातिर खा शफाफियत बरकरार न रखने का कसूरवार पाया। 21 जून को बैनुल-अक़वामी योग दिवस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में योग को आलमी सतह पर ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई है। लीडरों, CEO, खिलाड़ियों और अदाकारों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद बाकायदा योग कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो बात भी करते हैं कि योग से उन्हें किस तरह मदद मिल रही है।
कोविड वबाई मर्ज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 195.19 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 11,77,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक अगर हम कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नज़र डालें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 4,552 मरीज़ इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.68% हो गई है। उसी वक्त हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह भी फ़िलहाल 2.21% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी शरह भी 3.24% तक बढ़ गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 47,995 है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में गन कंट्रोल के हवाले से एक मुस्बत इक़दाम सामने आया है। अमेरिकी सेनेटर्स के एक ग्रुप ने कहा है कि वो गन कंट्रोल पर एक आर्ज़ी माहिदे पर पहुंच गए हैं। इस माहिदे के तहत अमेरिकी माशरे में बंदूकों के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के साथ साथ स्कूलों की हिफाजत को भी तरजीह दी गई है। अमेरिकी सेनेट में माहिदे के इस मसवदे पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान इत्तफाक नज़र आ रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही ये माहिदा अमेरिका में गन कंट्रोल के मुमकिन कानून में बहुत अहम साबित होगा। अमेरिका में गन कंट्रोल मौजूए बहस है, लेकिन इस दौरान शिकागो में फायरिंग के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। इन वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर तक शिकागो में फायरिंग से 16 दीगर अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मई में टेक्सास के स्कूल में होने वाली फायरिंग के बाद शिकागो में हफ्ते के आखिर में होने वाली फायरिंग सुर्खियों में है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सीवेरोडोनेत्स्क की सूरत हाल को संगीन करार दिया है। सीवेरोडोनेत्स्क यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डॉनबास पर कंट्रोल के लिए लड़ाई का मरकज़ बन गया है। रूसी अफवाज ने शहर के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं। मकामी हुक्काम ने इतवार को बताया कि रूसी अफवाज ने दरिया की दूसरी जानिब एरोडोनेत्स्क को कोलिसिचानिस्क से मिलाने वाले एक पुल को धमाके से उड़ा दिया है, जिसकी वजह से शहरियों की इनखला का मुमकिना रास्ता मुनक़ते हो गया है। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 आज इख्तिताम पजीर होगा। नौजवानों की उमूर और खेलों के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा तमगों की तादाद में सरफ़हरिस्त हैं। दोनों रियासतों ने 41 गोल्ड मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में अब तक नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने में आई है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज आखिरी दिन मिजोरम ने लड़कों के फुटबॉल के फाइनल में केरला को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। फाइनल में मिजोरम ने केरला को 5-1 से शिकस्त दी। केरला को चांदी के तमगे से मुतमईन होना पड़ा। दूसरी जानिब आखिरी दिन मिजोरम को एक और गोल्ड मिला। मिजोरम ने ये तमगा मर्दों के टेबल टेनिस मुकाबले में जीता है। आज खेले गए फाइनल में मिजोरम के यहू हमनाकोला ने मगरबी बंगाल के खिलाड़ी को 3-2 से हराकर कामयाबी हासिल की। एशियन गेम्स के डबल गोल्ड मेडलिस्ट हरिचंद का 69 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। हरिचंद ने 1978 के एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। उन्होंने 1976 और 1980 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। 1 अप्रैल 1953 को पंजाब के होशियारपुर में पैदा होने वाले हरिचंद एक लंबी दूरी के रनर थे। उन्होंने 1976 के ओलंपिक्स में 10,000 मीटर की दौड़ में 28 मिनट 48.72 सेकंड का वक्त लगाकर नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया था। उनका ये रिकॉर्ड 32 साल तक बरकरार रहा। कटक में खेले गए दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने 5
T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। टॉस जीतकर अफ्रीकी कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। भारत की जानिब से शरियस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम ने यह हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरी क्लासन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का अगला मैच 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे कबल आपको छोड़े जाते हैं भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुदरती मनाजिर की खूबसूरत झीलों के साथ। आप इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।